Hello everyone. In this video, we will discuss about the problem number 3, design of column. So जो लास्ट लेक्चर्स आपने देखे होंगे उस लास्ट लेक्चर्स में मैं आपसे कॉलम की बात कंटिन्यूसली कर रहा हूँ, जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया कि जो कॉलम होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं और कितने इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं किसी भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर के लिए, राइट। उसके बाद हम लोग आगे गए, उससे रिलेटेड हमने उसके क्लासिफिकेशन की बात की, हमने उसकी प्रॉब्लम की बात की, जिसमें मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट 2 प्रॉब्लम्स इससे पहले डिस्कस कर चुका हूँ आपके सामने। अब ये थर्ड नंबर की प्रॉब्लम। और अभी तक हमने जो बात की थी वो मेनली हमने सर्कुलर कॉलम की बात की थी, और यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं वो रेक्टेंगुलर कॉलम की बात करने वाले हैं कि अगर किसी रेक्टेंगुलर कॉलम की लोड बियरिंग कैपेसिटी आपको फाइंड आउट करनी है और उसको लेटरल टाइज के लिए डिजाइन करना है, तो उसको किस तरीके से डिजाइन किया जाता है या किस तरीके से उसमें लेटरल टाइज को प्रोवाइड किया जाता है, एंड परसेंटेज ऑफ स्टील कैसे निकालते हैं, ये भी हम इस क्वेश्चन में देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हमारे सामने प्रॉब्लम है ये बोल रही है, आर रेक्टेंगुलर कॉलम 450 mm by 600 mm is reinforced with 4 bars of 25 mm dia and 4 bars of 20 mm dia bars। इसका मतलब यहाँ पे कॉलम जो है वो 450 बाय 600 mm का साइज आपको कॉलम का दिया है। तो सबसे पहले हम साइज ऑफ कॉलम लिख लेते हैं जो हमें दिया है। साइज ऑफ कॉलम, कॉलम जो दिया हुआ है वो हमें दिया है 450 mm बाय 600 mm बाय 600 mm एंड रेनफोर्स्ड विथ 4 बार्स ऑफ 25 mm डाया। और इसमें जो रेनफोर्समेंट दिया है, रेनफोर्समेंट मीन्स मैं बात कर रहा हूं आपसे एएससी की, यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जो दिया है उसमें आपको दी है एक 4 बार्स 25 mm डाया की दी है एंड 4 बार्स 20 mm डाया की दी है। 4 बार्स 25 mm है एंड 4 बार्स जो है वो 20 mm डाया दिए हैं। दो टाइप का स्टील यहाँ पे दिया हुआ है एंड आपसे बोल रहा है कि फाइंड आउट द अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉलम। लोड कितने लोड को वियर कर सकता है, कितने लोड को कैरी कर सकता है, वो कैपेसिटी आपको निकाल के देनी है। इफ द अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम इज 3 मीटर। यहाँ पे जो आपको क्लियर स्पान दी और लेंथ जिसको अनसपोर्टेड लेंथ बोलते हैं एल, वो यहाँ पे 3 मीटर दी, ठीक है। इसके बाद आपसे ये बोला गया है बोथ एंड ऑफ द कॉलम आर हिंज। यहां पे आपको एक कंडीशन दी है, बोथ एंड्स ऑफ द कॉलम आर हिंज्ड। हिंज इसका मतलब ये एंड कंडीशन दी है जिससे हमें इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम कैलकुलेट करनी है एज पर द आईएस कोड, राइट। उसके बाद बोला है यूज M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। M20 ग्रेड कॉन्क्रीट यूज करना है, मीन्स कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट FCK हो जाएगी 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड ग्रेड ऑफ स्टील जो दिया हुआ है वो आपको यहां पे दिया है Fe415। Fe415 यहाँ पे ग्रेड ऑफ स्टील आपको यूज करना है। तो आपकी जो Fi की वैल्यू हो जाएगी दैट इज 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और इसके बाद बोल रहा है ये डिजाइन द लेटरल टाइज। लेटरल टाइज आपको डिजाइन करनी है और ऑल्सो कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ स्टील। मींस आपको लेटरल टाइज तो डिजाइन करनी है प्लस आपको पीटी भी निकालना है। ये भी आपको क्वेश्चन मार्क, पीटी मतलब परसेंटेज ऑफ स्टील भी आपको फाइंड आउट करके देना है, राइट। तो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगुलर कॉलम दिया है जो कि आप डायमेंशन से देख के भी समझ सकते हैं। 450 बाय 600 है, मतलब एक साइड 600 की है दूसरी 450 की है, दैट मीन कि वो रेक्टेंगुलर कॉलम होगा। प्लान से जब देखेंगे, टॉप व्यू देखेंगे तो रेक्टेंगल कॉलम है। रेनफोर्समेंट आपको दो टाइप का दिया है, 4 25 mm की स्टील की रॉडें लगी हैं और 4 20 mm की रॉडें यहाँ पे लगी हुई हैं। इसके अलावा क्लियर स्पान आपको दिया है, अनसपोर्टेड लेंथ है 3 मीटर, जिसमें एंड कंडीशन दी है बोथ हैंड आपके कॉलम के हिंज है, तो इसके अकॉर्डिंग हम उसमें एंड कंडीशन लगा के इसकी इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम निकालेंगे। ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड ग्रेड ऑफ स्टील दिया। तो सबसे पहले हम इसका जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी है मतलब पीयू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसकी लेटरल टाइज को डिजाइन करेंगे, देन फिर हम इसका परसेंटेज ऑफ स्टील निकालेंगे, राइट। तो स्टेप नंबर फर्स्ट हमेशा हमारी होती है गिवन डेटा, जिससे हमारा क्लियर हो जाता है कि क्या क्या डेटा हमें दिया हुआ है वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। और कॉलम की बात होती है तो कॉलम में हमेशा स्टेप नंबर 2 जो हम लेते हैं वो बेसिकली हम क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ कॉलम कंक्रीट एंड स्टील।
यहाँ पे आपको ये 3 एरिया निकालने पड़ते हैं। आपको एरिया निकालने जिसमें आप कॉलम का टोटल एरिया निकालते हैं, फिर कंक्रीट का भी एरिया निकालते हैं हम लोग, और उसके बाद फिर हम स्टील का भी एरिया निकालते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे ग्रॉस एरिया निकाल लेते हैं। ग्रॉस एरिया जिसको आप एजी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ग्रॉस एरिया बोलते हैं। और ग्रॉस एरिया मतलब टोटल एरिया ऑफ कॉलम कितना होता है। तो सिंपल सी बात है, जब हम सर्कुलर कॉलम की बात कर रहे थे तो जो क्रॉस सेक्शन में हमको सर्कल दिख रहा था तो हम π/4 d स्क्वायर से निकाल रहे थे ग्रॉस एरिया। यहाँ पे रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल हमें देखेगा तो एक साइज इसकी 400 है, दूसरी है 600, तो इसका मतलब जो इसका एजी होगा वो एजी कितना हो जाएगा 450 इंटू 600 के बराबर, राइट। तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये जो वैल्यू मेरे पास आ रही है ये आ रही है 270000 mm स्क्वायर के बराबर आ रही है, राइट। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एजी। तो आपका जो ग्रॉस एरिया आएगा दैट इज 270000 mm स्क्वायर। ये तो टोटल कॉलम का एरिया हो गया। अब इसके बाद मैं बात करता हूं कि आपका स्टील का एरिया अगर मैं निकालूं, एरिया ऑफ स्टील मींस मैं एएससी की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे जो एएससी होगा, एएससी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 इंटू π/4 25 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू π/4 20 का स्क्वायर। ये ऐसी होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 4 बार्स कितने की है 25 mm डाया की, तो 4 बार्स हो गई तो 4 ये लिखा मैंने π/4। अब जो बार का एरिया होता है उसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं, तो बार बेसिकली क्या होती है सर्कुलर, तो सर्कल का जब क्रॉस सेक्शन देखेंगे क्या देखेगा, सर्कल दिखेगा। तो यहाँ पे सर्कल का एरिया लगाना है, इसका मतलब π/4 और डायमीटर ऑफ बार कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर प्लस इसमें ये 4 बार और लगी है तो प्लस 4 इंटू π/4, यहाँ पे 20 है तो 20 का स्क्वायर करेंगे, इससे हमको एएससी मिलेगा, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। तो वो हमारे पास आ रहा है 3220 mm स्क्वायर, 3220 mm स्क्वायर। ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास एएससी आ रहा है, ठीक। अब एएससी निकालने के बाद हम कंक्रीट का एरिया निकाल सकते हैं, मींस एरिया ऑफ कंक्रीट, एरिया ऑफ कंक्रीट जिसको हम क्या बोलते हैं एसी बोलते हैं, एरिया ऑफ कंक्रीट निकाल सकते हैं। तो एसी क्या होता है, एसी होता है एजी टोटल कॉलम का एरिया, उसमें से स्टील के एरिया को माइनस कर दीजिए तो आपको एसी मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आपके पास टोटल कॉलम का एरिया है 270000 माइनस कर दीजिए एएससी, तो एएससी है 3220, तो यहाँ से एरिया ऑफ कंक्रीट आपके पास निकल के आ जाता है 266,780 mm स्क्वायर। ये एरिया ऑफ कंक्रीट आ गया, इसका मतलब कंक्रीट जो लगा है वो इतने mm स्क्वायर का कंक्रीट आपके कॉलम में लगा हुआ, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ कंक्रीट आ गया। तो सबसे पहला स्टेप तो हमारा गिवन डेटा होगा कॉलम में कभी भी, और कभी भी कॉलम को किसी भी टाइप के कॉलम को आप सॉल्व कर रहे हैं तो स्टेप नंबर 2 हमेशा आप रखिए एरिया कैलकुलेशन, जिसमें आपको हमेशा ग्रॉस एरिया निकालना पड़ेगा, एएससी भी निकालना पड़ेगा और एरिया ऑफ कंक्रीट भी निकालना पड़ेगा, बिकॉज इसके बिना अपना लोड बेयरिंग कैपेसिटी तो नहीं निकाल सकते। तो हमेशा जब भी कॉलम की एनालिसिस की या डिजाइनिंग की बात हो रही, स्टेप फर्स्ट गिवन डेटा एंड सेकंड स्टेप जो रहेगा वो आपका एरिया कैलकुलेशन रहेगा, ठीक। अब इसके बाद जाते हैं, तो जैसे ही एरिया निकल जाता है इसके बाद हम बात करेंगे स्टेप नंबर 3 की। स्टेप नंबर पे हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 3 में हम लोग चेक लगाएंगे। चेक किसका, कि बेसिकली ये कौन सा टाइप का कॉलम है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं लिखा है कि ये शॉर्ट कॉलम है या कि ये लॉन्ग कॉलम है, कहीं नहीं लिखा। इसका मतलब यहाँ पे हम ये भी चेक करेंगे कि ये शॉर्ट कॉलम की कैटेगरी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लस हम साथ में ये भी चेक करेंगे कि इसमें जो सेंट्रिसिटी है वो कितनी आ रही है, बिकॉज आपको ये भी तो देखना पड़ेगा कि ये सेंट्रिक कॉलम तो नहीं है कहीं। तो आपको दोनों चीजों का चेक लगाना पड़ेगा, तभी जाके हम इसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी निकाल सकते हैं। तो स्टेप नंबर 3 में जो है हम चेक लगाएंगे, और चेक लगाने से पहले आपको इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम निकालनी पड़ेगी। तो जो अनसपोर्टेड लेंथ आपको दी थी एल, वो एल आपको दी है कितनी 3 मीटर। तो नाउ एज पर IS कोड 456/2000 पेज नंबर 94 पे जब जाएंगे तो वहां पे आपको कॉलम की इफेक्टिव लेंथ के लिए टेबल दिया हुआ है, और वहां पे आप जाइएगा उस टेबल में आप क्या देखेंगे, आपको नंबर ऑफ ऑप्शंस दिए हैं एंड कंडीशन के। तो जहां पे ये लिखा होगा कि बोथ एंड ऑफ द कॉलम हिंज, ये कंडीशन लिखी होगी, या हेल्ड इन पोजीशन, बोथ एंड इज हेल्ड इन पोजीशन बट नॉट रीस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन, ऐसे लिखा होगा, या बोथ एंड हिंज लिखा होगा। तो जब आप बोथ एंड हिंज वाली कंडीशन देखेंगे तो वो ये बोलता है कि इसका मतलब आपका ये वाला एंड भी हिंज है और ये वाला एंड भी हिंज है और बीच में ये कॉलम है,
ये आपका पूरा एंड जो है वो हिंज है, हिंज है, और ये भी क्या है आपका हिंज है। तो जब दोनों हिंज एंड रहते हैं कॉलम के, लोड आता है तो कॉलम बेसिकली ऐसे बकल करता है। तो जब ऐसे बकल करता है तो जितना इसका एल होता है उतना ही इसका क्या हो जाता है, इफेक्टिव लेंथ हो जाता है। ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। दैट मीन कि यहाँ पे जो एल होगा इक्वल टू एल ही होगा, बिकॉज ये बोथ एंड हिंज हैं, तो इसका मतलब ये 3 मीटर का 3 मीटर ही रहेगा। तो जब दोनों एंड आपके हिंज दिए हैं, इसका मतलब आपका जो एल होता है वो चेंज नहीं होता है, वो एज इट इज रहता है, वही आपका एल ही रहेगा और वही आपका एल रहेगा, राइट। तो अब हमें इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम तो मिल गई। अब हम चेक लगा सकते हैं कि हमारा कौन से टाइप का कॉलम है, शॉर्ट कॉलम है या लॉन्ग कॉलम है। तो अब हम बात करते हैं चेक की। नाउ चेक जो हम लगा रहे हैं उसमें एल ही आपका एल के बराबर ही है, जैसे हमने अभी पीछे देखा। इसमें ये आपका जो एल ई एक्स है या एल ई वाई है, आप कई जगह देखेंगे कि एल ई एक्स एल ई वाई भी लिखा रहता है। तो बेसिकली ये एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन है, बिकॉज रेक्टेंगल कॉलम है। तो जो एक साइड है इसकी वो अलग है और दूसरी साइड जो है वो इसकी अलग है। तो इसको एक्स और वाई माइनर और मेजर एक्सेस में डिवाइड कर देते हैं, बट वो आप चाहे तो आप इसको एल ई ही कंटिन्यू कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद मैं जाता हूं तो मैं इसका सिलेंडरनेस रेशियो निकाल लेता हूं। तो सिलेंडरनेस रेशियो निकालता हूं तो एल ई बाय एक बार निकालूंगा बी के साथ में, विड्थ ऑफ द कॉलम के साथ में। तो एल ई आपके पास कितना है 3 मीटर, उसको एमएम में कन्वर्ट करूंगा तो 10 पावर 3 मतलब 3000 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय बी, विड्थ ऑफ द बीम कितनी थी 450 थी। तो इससे मैं देखता हूं तो जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 6.67 सिलेंडरनेस रेशियो, जो कि क्या है लेस देन है 12 से। तो इसके अकॉर्डिंग तो ये कॉलम शॉर्ट कॉलम है, बिकॉज शॉर्ट कॉलम की कंडीशन क्या होती है कि आपका जो सिलेंडरनेस रेशियो होता है वो 12 से कम होना चाहिए। तो विड्थ के अकॉर्डिंग तो है। अब अपन डेप्थ के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, मींस एल ई डिवाइडेड बाय डी। तो एल ई यहाँ पे वही रहेगा 3 इंटू 10 पावर 3, लेकिन डेप्थ ऑफ द बीम जो है दूसरी वाली जो साइड है वो कितने की है 600 mm की। तो इससे जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 5 आ रही है, ये भी लेस देन है कितनी 12 से। इसका मतलब इन दोनों कंडीशन को हम सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा कॉलम क्या है शॉर्ट कॉलम, क्योंकि स्लेंडरनेस रेशियो जो होगा वो 12 से अगर कम होता है। और स्लेंडरनेस रेशियो मतलब क्या होता है कि जो लेंथ ऑफ द कॉलम है और उसकी जो साइड ऑफ द कॉलम, जो कॉलम के जो लेटरल डायमेंशन होते हैं, जो टोटल हाइट होती है और उसका जो लेटरल डायमेंशन होते हैं, उनका जो रेशियो होता है बेसिकली वो स्लेंडरनेस रेशियो होता है। तो वो हमेशा 12 से कम आना चाहिए। तो है, इसका मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ पे इट इज शॉर्ट कॉलम, ये शॉर्ट कॉलम, ठीक है। और अगर ये शॉर्ट कॉलम है तो हम एक और चेक लगाएंगे, और वो कौन सा होता है मिनिमम इसेंट्रिसिटी का चेक। मिनिमम किसका, मिनिमम इसेंट्रिसिटी का चेक लगाएंगे, जिसको ई मिनिमम बोलेंगे, ई मिनिमम बोलेंगे। तो ये कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम लोग जाएंगे आईएस कोड 456/2000 पेज नंबर 42 को आप ओपन करेगा। और ये जो सिलेंडरनेस रेशियो की कंडीशन है ये भी आपको आईएस कोड के किस पे, पेज नंबर 42 पे मिल जाएगी, कि जो सिलेंडरनेस रेशियो है वो 12 से कम होना चाहिए तो शॉर्ट कॉलम है, 12 से ज्यादा है तो लॉन्ग कॉलम। तो बेसिकली नॉर्मली जो आरसीसी की बिल्डिंग बनती है उसमें सारे के सारे शॉर्ट कॉलम होते हैं, क्योंकि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर के बीच की हाइट कितनी होती है नॉर्मली 10 फीट। इसका मतलब वो सारे कॉलम कौन से होंगे शॉर्ट कॉलम। चाहे आप पब्लिक बिल्डिंग में चले जाइए, चाहे आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग देख लिए, मोस्टली चांसेस है कि आपके सारे कॉलम जो होंगे वो शॉर्ट कॉलम होंगे। लेकिन इसको चेक करने के लिए आईएस कोड 42 पे कंडीशन दी हुई है। इसी तरीके से आप मिनिमम सेंटिसिटी के लिए आप जाओगे तो यहाँ पे भी आपको आईएस कोड का पेज नंबर 42 ओपन करना पड़ेगा। वहां पे आपको एक कंडीशन मिलेगी, और वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है ई एक्स मिनिमम, एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा हूं पहले मैं, तो ये होगी L/500 प्लस D/30, L/500 D/30 एक्स डायरेक्शन में बी के साथ चलेंगे, ठीक है। तो यहां से अगर मैं जाता हूं तो वैल्यू पुट करूंगा तो ये 3 है इंटू 10 पावर 3 डिवाइड बाई 500, और प्लस डी कितना था आपके पास, तो डी आपके पास था 600 डिवाइड बाई 30। तो इससे जो वैल्यू आ रही है वो पूरा कैलकुलेट करके आ रही है 26 mm, जो कि नॉट लेस देन है 20 mm से, जो कंडीशन आपको आईएस कोड के पेज नंबर 42 पे दी हुई है, वहां जाके देख सकते हैं। और सेकंड जब मैं निकालता हूं ई वाई मिनिमम, तो ये कंडीशन भी आईएस कोड में दी है कि L/500 प्लस, ये तो सेम रहता है, प्लस B/30। यहाँ पे बी और डी अलग अलग है इसलिए 2 बार लगाना पड़ रहा है, तो वाई कंडीशन में हम इसको लगा रहे हैं। तो जब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे अगर, तो 3 इंटू 10 पावर 3 डिवाइड बाई 500 प्लस बी आपके पास था 450 डिवाइड बाई 30। तो जब इसको आप कैलकुलेट करके आ रहे हैं तो ये आपके पास आ रहा है 21 mm,
जो कि भी नॉट लेस देन 20 है, 20 इसके बाद जाएंगे ऑल्सो, इसी के नीचे एक कंडीशन दी है कि आपका जो 0.05, ये सब IAS कोड में आपको मिल जाएगा, जो बी होगा, सबसे पहले डी को देख लेते हैं, डी का चेक लगाया था, तो 0.05 डी जो है इसको निकालिए, तो 0.05 डी, और डी आपके पास था 600। तो जब हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होकर आ रही है 30 mm, और ये ग्रेटर है किससे, EX मिनिमम से। जो EX आपने निकाला था, EX मिनिमम, इससे क्या है, ये ग्रेटर देन है। तो आपको ये एक लिमिट आपको दी हुई है, इससे ज्यादा नहीं आनी चाहिए, तो इससे तो कम आ रही है, यहाँ पे यही वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू इससे कम है, इसका मतलब यहां तो हम सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब एक और कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, क्योंकि जो है ये रेक्टेंगल कॉलम है, तो विड्थ के रिस्पेक्ट मेरे को भी हमें देखना पड़ेगा। तो 0.05 इंटू बी अगर मैं करता हूं तो 0.05, और बी था 450, और इसको जब मैं सॉल्व कर रहा हूं तो ये वैल्यू आ रही है 22.5, ये भी क्या आ रही है, ग्रेटर देन आ रही है EY मिनिमम से। इसका मतलब ये जो कॉलम है, hence the column is axially loaded शॉर्ट कॉलम। क्योंकि जब आप IAS कोड 42 खोलेंगे, पेज नंबर 42 खोलेंगे, तो उसमें ये कंडीशन दी है कि एसेंट्रिसिटी में आपको अगर रेक्टेंगल कॉलम है तो EX मिनिमम भी निकालना पड़ेगा, अगर स्क्वायर है तो दोनों साइड सेम ही होंगे, तो फिर ये अलग अलग नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे डी और बी सेम ही होगा, तो आप एक ही बार निकाल लीजिए। लेकिन यहाँ पे रेक्टेंगल में अलग अलग आते हैं और सर्कुलर में भी एक आता है। रेक्टेंगल में आपको ये 2 टाइम्स निकालना पड़ेगा, यहाँ पे डी के साथ सेपरेट निकालना पड़ेगा, बी के साथ सेपरेट निकालना पड़ेगा, और ये दोनों कंडीशन जो आपकी वैल्यू निकलेंगी वो कम होनी चाहिए 0.05 डी से। तो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, ये कम है, दैट मीन कि ये जो कॉलम है वो कौन सा कॉलम है, हेंस द कॉलम इज एक्सियली लोडेड कॉलम, मतलब ये सेंट्रिकली लोडेड कॉलम नहीं है। इसको हमको बाइंडिंग के लिए डिजाइन नहीं करना, प्योरली हमें कंप्रेशन के लिए डिजाइन करना, क्योंकि जो एसेंट्रिकली कॉलम होते हैं तो उनमें बैंडिंग भी डेवलप होती है, उसमें बकलिंग भी आती है, तो हमको बैंडिंग के लिए भी डिजाइन करना पड़ता है। और जो एक्सेली लोडेड कॉलम होते हैं उनको सिर्फ प्योरली हम कंप्रेशन के लिए डिजाइन करते हैं। इसका मतलब ये प्योरली कंप्रेसिव मेंबर है, प्योरली एक्सेली लोडेड कॉलम है। इसके लिए इसमें जो आपकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी होगी, स्टेप नंबर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 4 की, तो इसकी जो अल्टीमेट लोड बियरिंग कैपेसिटी होगी, PU जो निकालेंगे एज पर IAS कोड 456-2000 पेज नंबर 71 पे जाएंगे, तो वहां पे आपको PU का फॉर्मूला मिलेगा, और वो PU का जो फॉर्मूला है दैट इज 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY ASC। और कभी भी याद रखिएगा कि ये फॉर्मूला आप अल्टीमेट लोड के लिए तभी अप्लाई कर सकते हैं जब ये एसेंट्रिसिटी की कंडीशन आप सेटिस्फाई करें, जब आपका कॉलम जो है वो एक्सेली लोडेड कॉलम। अगर यहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं करता, इसका मतलब एक्सेली लोडेड कॉलम नहीं होता, तो आप इस फॉर्मूले से इसकी अल्टीमेट लोड बेयरिंग कैपेसिटी नहीं निकाल सकते, और अगर निकालेंगे भी तो फिर वो गलत निकलेगी, वो एक्चुअल वैल्यू नहीं निकलेगी जितनी वैल्यू आपको मिलनी चाहिए, जितना आपका कॉलम लोड को बियर कर सकता है, बिकॉज वो कॉलम ही डिफरेंट कंडीशन का है, उस पर स्ट्रेसेस डिफरेंट आ रही हैं, आप फॉर्मूला फिर ये नहीं लगा सकते। तो कभी भी याद रखिएगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा एक्सेली लोडेड, क्योंकि ये जो बना है वो प्योरली एक्सेली लोडेड कॉलम के लिए बना है। ठीक, अब इसी में अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो 0.4 FCK जो है मेरे पास 20 है, एरिया ऑफ कंक्रीट मैंने पहले निकाल लिया था, जो AC था मेरे पास वो था 266,780 प्लस 0.67, FY था मेरे पास 415, और ASC भी मैंने पहले निकाला था, तो ASC था मेरे पास 3220, राइट। तो यहाँ से हम मैं PU निकाल सकता हूँ, तो PU जो निकलेगा मेरे पास वो निकलेगा 3029.6 किलो न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो लोड इसको कैलकुलेट करेंगे, जो टोटल लोड आएगा वो एक बड़ी सी वैल्यू आएगी, वो आती है बेसिकली न्यूटन में, क्योंकि हमने जो सारी वैल्यू ऊपर पुट करी है, जैसे ये 20 न्यूटन में किया है, ये mm में किया है, ये हमने न्यूटन में किया है, तो न्यूटन में आती है। तो उसको 10⁻³ से आप जब डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 3029
0.6 किलो न्यूटन, ये किलो न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा। न्यूटन से किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इस वैल्यू को 10³ से डिवाइड किया हुआ, राइट। तो किलो न्यूटन में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा यहाँ पे कॉलम है, जो रेक्टेंगल कॉलम है जिसकी विड्थ 450 mm है, जिसकी डेप्थ जो है वो 600 mm है, जिसकी जो हाइट है वो 3 मीटर है, वो जो कॉलम है वो कितने लोड को वियर कर सकता है? अगर उसमें स्टील की रॉड जो लगी है वो 425 mm की स्टील की रॉड लगी है, 420 mm की रॉड लगी है, तो जब ये कॉलम बनके तैयार होगा तो वो कितने लोड को वियर कर पाएगा? वो लोड को वियर कर पाएगा 3029.6 किलो न्यूटन के लोड को वो वियर कर लेगा। इतने लोड को, कंप्रेसिव लोड को वो आराम से वियर कर सकता है, ये उसकी कैपेसिटी होगी। तो हमसे ये कैपेसिटी निकालने के लिए बोला था, तो अब ये हमने निकाल लिया। अब इस कैपेसिटी निकालने के बाद हमसे उसने डिजाइन ऑफ लैटरल टाइज के लिए भी बोला है, तो वो लैटरल टाइज क्या होती है वो हम डिस्कस करेंगे इसके आगे। नाउ डिजाइन ऑफ लैटरल टाइज। अब ये लैटरल टाइज में क्या होता है? बेसिकली आपने जब भी कभी कॉलम बनते हुए देखा होगा तो उसमें ऐसे ऐसे वर्टिकल स्टील की रॉड लगाते हैं, वो बेसिकली एएससी होता है, कंप्रेशन को रेजिस्ट करने के लिए लगाते हैं। फिर इन्हीं स्टील को बाइंड करने के लिए हम इस तरीके से ऐसे लैटरल टाइज लगाते हैं, जो कंक्रीट को और स्टील को बाइंड करके रहता है, वो लैटरल टाइज होता है। जैसे बीम में हम स्ट्रप्स बोलते हैं उसको, और कॉलम में हम इसी को क्या बोलते हैं? लैटरल टाइज बोलते हैं। तो उन्हीं की डिजाइनिंग करनी है। उनकी डिजाइनिंग की मतलब कि कितने mm की बार हम यहाँ पे यूज करें उसको बनाने के लिए, और उसकी स्पेसिंग हमें कितनी रखनी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? डिजाइन ऑफ लैटरल टाइज जो होती है बेसिकली, उसको क्या करना है? सबसे पहले आपका जो फर्स्ट काम होगा वो उसके डायमीटर को सेलेक्ट करना है कि कितने mm से बनाना है। तो डायमीटर ऑफ लैटरल टाइज होता है, जो डाया ऑफ lateral ties should be greater than the following as per IS code 456/2000। अकॉर्डिंग टू IS कोड 456/2000 जो डायमीटर ऑफ लैटरल टाइज होता है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किस किस कंडीशन से? फर्स्ट 6 mm एंड द सेकेंड कंडीशन इज 1/4 इंटू मेन डायमीटर ऑफ बार। मेन डायमीटर बार का क्या है? उसमें से भी ग्रेटर वाला। जैसे यहाँ पे अपन ने जो मेन बार लगाई है, एक लगाई है 20 mm की स्टील की रॉड, एक यहाँ पे हमने लगाई है 25 mm की, तो उसमें से ग्रेटर वाली लेनी है। तो ग्रेटर कौन है? 20-25 में से 25। इसका मतलब यहाँ पे लेंगे 1/4 इंटू 25, ये हमेशा ग्रेटर लेंगे। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ से कितना आएगा? ये आएगा 6.25। तो 6.25 के बाद 6.25 से नीचे नहीं करना। 6.25 के बाद क्या आता है? 7 mm की बार मार्केट में आता नहीं है, तो उसके बाद क्या आता है? 8। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? 8 mm। ठीक है, तो इन दोनों में से ग्रेटर होनी चाहिए। तो इन दोनों में से ग्रेटर कौन सी है? एक है 6 mm और दूसरी है 8 mm। दोनों में से ग्रेटर कौन सी है? 8 mm। इसका मतलब प्रोवाइड 8 mm डाया लेटरल टाइज। तो ये तो कंफर्म हो गया कि हम 8 mm की बार से लेटरल टाइज बनाएंगे। लेकिन अब क्या स्पेसिंग पे, कितनी पे स्पेसिंग पे लगाना है हमें? तो हमें स्पेसिंग भी निकालनी पड़ेगी। तो अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की, स्पेसिंग की। तो स्पेसिंग, और इसको पिच भी बोलते हैं, और पिच PITCH, पिच भी इसको बोला जाता है, ऑफ लैटरल टाइज शुड बी लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ये जो होगी वो कम होनी चाहिए। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू IS कोड 456/2000, ये लीस्ट होनी चाहिए। पहली, लीस्ट लैटरल डायमेंशन, लीस्ट लैटरल डायमेंशन ऑफ द कॉलम, जो कि यहां पे सबसे छोटी है 450 mm। सेकंड, 16 इंटू डाया ऑफ मेन बार, और कौन सा वाला? स्मॉलर। ठीक है, तो 16 इंटू डाया ऑफ मेन बार, स्मॉलर था 20, तो 16 इंटू 20 करेंगे तो 320 आएगा। और तीसरी कंडीशन है इसमें 300 mm।
इसमें से लीस्ट जो वैल्यू होगी वो इसकी स्पेसिंग रहेगी। तो जब इसकी लीस्ट वैल्यू अगर मैं देखता हूं तो एक है 450, दूसरी है 320 और तीसरी है 300। इसका मतलब लीस्ट कौन सी हुई? 300। इसका मतलब हैंस प्रोवाइड 8 mm डाया lateral ties at 300 mm सेंटर टू सेंटर। इसका मतलब ये हुआ कि हम 8 mm डाया बार से लेटरल टाइज बनाएंगे और उसको जो प्रोवाइड करेंगे वो एक लगाएंगे, उसके बाद इसके सेंटर से स्पेसिंग लेके 300 mm के बाद दूसरी लगाएंगे, फिर 300 mm के बाद नेक्स्ट लगाएंगे और ऐसे टॉप टू बॉटम कॉलम तक हम 300 mm की स्पेसिंग पे इसको प्रोवाइड करेंगे। तो ये तो हमारी लेटरल टाइज निकल गई। अब इसमें एक और समझने वाली बात है कि जब हमने 1/4 इंटू डाया लिया था तो यहाँ पे हमने ग्रेटर वाला डाया लिया था, बड़ा डाया मीटर लिया था मेन बार का। अगर सेम लगाया है तो फिर जो यहां लोगे वहीं यहां लोगे, लेकिन अलग अलग लगाया तो यहां पे आपने ग्रेटर लिया और यहां पे जब हमने डायामीटर की बात करी तो यहां पे हमने डायामीटर कौन सा लिया? मेन बार का स्मॉलर लिया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पे हम क्या निकाल रहे थे? डायमीटर ऑफ बार निकाल रहे थे कि लेटरल टाई जो हमें बनानी है वो कितने एमएम की बनानी है। तो सिंपल सी बात है, जितने ज्यादा एमएम की बनाओगे उतनी मजबूत बनेगी, उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगी। तो इसलिए यहां पे ज्यादा निकालने के लिए वैल्यू भी ज्यादा वाली लेनी है। और यहां पे हमने कम इसलिए लिया क्योंकि ये वैल्यू जितनी कम लोगे तो स्पेसिंग क्या निकलेगी? कम निकलेगी, क्योंकि ये स्पेसिंग है ना, कम निकलेगी। और जितनी कम स्पेसिंग प्रोवाइड करोगे, कम स्पेसिंग मतलब स्टील ज्यादा प्रोवाइड करोगे तो स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा मिलेगी। तो हमेशा स्पेसिंग को हम कम की तरफ लेके जाते हैं और डायमीटर को हम ज्यादा की तरफ लेके जाते हैं जब हम स्पेशली बात करते हैं लेटरल टाइज के लिए। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ग्रेटर डाया लेना है और यहाँ पे आपको मिनिमम लेना है। और बट अगर आपने कॉलम में एक जैसा ही डायामीटर प्रोवाइड किया है तो फिर दोनों जगह आप सेम ही लेंगे, फिर कोई प्रॉब्लम आपके पास नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी लेटरल टाइज भी डिजाइन हो गई। यहाँ पे हम अलग से कोई लोड के लिए इसका कैलकुलेशन नहीं करते जैसे बीम में स्ट्रप्स के लिए करते थे, क्योंकि वहां पे हम जो स्ट्रप्स प्रोवाइड करते थे वो शियर को रेजिस्ट करने के लिए करते थे। यहाँ पे हमारा जो पर्पस है वो अलग है, तो यहाँ पे हमें लोड के लिए अलग से डिजाइन नहीं करना, सिंपल ये कंडीशंस फॉलो करनी है जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लेटरल टाइज प्रोवाइड करते हैं। अब इसके बाद चलते हैं, तो इसके बाद हमसे परसेंटेज ऑफ स्टील के बारे में और पूछा गया था। इसमें थर्ड कंडीशन हमसे ये बोला गया था कि फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ स्टील। तो परसेंटेज ऑफ स्टील जिसको हम पीटी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पीटी का जो फॉर्मूला होता है परसेंटेज ऑफ स्टील 100 ASC डिवाइड बाय एजी से आप इसको निकाल सकते हैं परसेंटेज ऑफ स्टील को। तो यहाँ पे 100 रहेगा, ASC मतलब एरिया ऑफ स्टील तो हमने प्रोवाइड किया था 3220 के बराबर, और यहाँ पे एजी मतलब ग्रॉस एरिया ऑफ बीम तो 2700 प्रोवाइड किया था। तो यहाँ से जो आपका पीटी निकल के आएगा वो आ रहा है 1.19%। मतलब पूरे कॉलम में जो कंक्रीट है, कंक्रीट कॉलम के कंपैरिजन में आपने जो स्टील लगाया वो कितना निकाला है? 1.19% स्टील लगाया कॉलम में। और आईएस कोड जो है, आईएस कोड 456 पहले भी बता चुका हूं ये बात मैं आपको, 2000 ये बोलता है कि जो स्टील होता है कॉलम में, स्टील इन कॉलम वो वेरी कितना करता है? 0.8% टू 6% के बीच में वेरी करता है, इन दोनों के बीच में वेरी करता है। मतलब कॉलम में जो स्टील होगा वो 0.8% से कम नहीं लगाना है और 6% से ज्यादा नहीं लगाना है। तो हम बीच में ही लाई कर रहे हैं, 1.19 इन दोनों के बीच में लाई। नॉर्मली आपको कॉलम में 1.5 2% ज्यादा स्टील मिलेगा, तो यहाँ पे हम इन दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं और सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब जो कमेंट आपको लिखने का बोला जाए तो दैट मीन इनके परसेंटेज ऑफ स्टील बिटवीन द 0.8% टू 6% आपका होना चाहिए। तो ये आपका यहाँ पे भी ठीक है कंडीशन आपकी, आपका कॉलम बिल्कुल सही बना हुआ है। अब इसके बाद आप चाहें तो लास्ट स्टेप में आप इसकी ड्राइंग भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ड्राइंग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्योंकि ये रेक्टेंगल कॉलम है तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। अगर मैं इसकी समरी बना के बताऊं आपको तो इस तरीके से आप इसकी ड्राइंग भी दिखा सकते हैं। कुछ इस तरीके से इसमें 8 स्टील की रॉड आपने प्लेस की, ऐसे में कॉलम आपका 450 का है, ऐसे में कॉलम आपका 600 है। और ये जो है वो आपका मेन स्टील है, या जिसको आप लॉन्गिट्यूडनल स्टील भी बोल सकते हैं। और ये जो लगा हुआ है ये
ये आपकी है लेटरल टाइज 8 mm डाया at the rate 300 mm सेंटर टू सेंटर। ये नीचे जो है प्लान। तो इस तरीके से आप इसकी ड्राइंग समरी भी दे सकते हैं। जैसे मैंने ये फ्रंट व्यू बताया कि कॉलम को मैं सामने से खड़े होकर देखूंगा तो कैसा दिखेगा, मुझको हाइट दिखी। उस हाइट में मैंने क्या किया, मैंने देखा कि यहाँ पे जो आपका कॉलम का साइज था वो 450 बाई 600 था। ऐसे में 450 विड्थ थे आपके पास, 600 mm उसकी डेप्थ थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अपन को 8 स्टील की रॉड लगानी है। तो जो बड़ा वाला साइज है 600 वाला, उसमें तीन आ जाएगी, तीन ही तरफ आ जाएगी, तीन ही तरह आ जाएगी। और जो बीच वाला पोर्शन है, जो विड्थ वाला पोर्शन है, उसमें कैसे आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, एक यहाँ आ जाएगी, बीच में एक आ जाएगी। तो बेसिकली क्या आ जाएगी कंडीशन, आपकी कितनी स्टील की रॉड हो गई, यहाँ पे आपकी जो स्टील की रॉड हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और आपके पास 8 बार थी टोटल, आपके पास कितनी बार थी, 8 बार थी। तो 8 बार का कुछ प्लेसमेंट टेस्ट तरीके से, जिसमें आपने बीच में 1 2 3 4 ये आप 20 mm की कर दीजिए, और कॉर्नर वाली जो 4 आपकी रहेंगी वो आप 25 mm की लगा दीजिए, राइट। तो आप जब इसका फ्रंट व्यू देखेंगे, तो जब मैं 600 वाले साइज से देखूंगा तो 600 में मेरे को क्या दिखेगा, एक ये एक ये एक ये 3 बार दिखेगी। तो ये 3 बार दिखने जो 3 दिखेंगी 600 वाले साइज से, तो ये 3 वर्टिकल बार्स दिखेंगे। और उसमें ये स्ट्रप लगी हुई है, मतलब सॉरी लेटरल टाइज लगी है। तो लेटरल टाइज आपने ये लगा दी जो कि 8 mm डाया से 300 mm सेंटर। जब मैं इसका टॉप व्यू देखूंगा तो टॉप व्यू में मेरे को क्या दिखेगा, पूरे बार्स के मेरे को सर्कल दिखेंगे। तो ये पूरे बार के मेरे को सर्कल दिख रहा है, और ये मैंने प्रोवाइड कर दी इसमें लेटरल टाइज। और टोटल साइज ऑफ कॉलम कितना है, 450 बाई 600। इसका मतलब ये जो साइड्स यहाँ पे छूटे हुए हैं, ये हो गया या ये हो गया, ये हो गया, सब बराबर होते हैं ये। और ये बेसिकली क्या होते हैं, ये होते हैं कवर, ये होते हैं कवर। या यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ पे ये जो मैंने छोड़ा है ये क्या होता है, कवर। कवर क्या करता है, स्टील को प्रोटेक्ट करके रखता है, कवर करके रखता है, जिससे उसमें कोरोजन ना लगे। तो इस तरीके से आप इसका एलिवेशन और टॉप व्यू भी ड्रॉ कर सकते हैं समरी के फॉर्म में। ये हो जाएगा आपका डिटेल ऑफ रेनफोर्समेंट, राइट। तो इस तरीके से आप किसी रेक्टेंगल कॉलम को एनालाइज भी कर सकते हैं और उसको लेटरल टाइज के लिए डिजाइन भी कर सकते हैं। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे डिफरेंट डिजाइन की।